every single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बिगी बोलते आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भैया, अब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग के कुछ बेसिक्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस। बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू कर लेते हैं यार। देखो, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। अब इस प्रोसेस में कुल मिला के 7 स्टेप्स होते हैं। अब इसमें होता ये है कि पहला स्टेप है आपका, अब डायग्राम भी देख सकते हो सामने, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। तो अब कई बार क्या होता है, देखो आपको क्या है ना, प्रॉब्लम डिफाइन करने पर आपको टाइम लगाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को डिफाइन करना आसान काम नहीं होता है। और फंडामेंटल तरीके से देखा जाए ना, तो जो प्रॉब्लम है आपको उसे ढूंढना है और जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट नहीं करती है कि उस पर आप कुछ इमीडिएट एक्शन ले सको। मतलब बेसिकली ये ना कि आपको प्रॉब्लम पहले डिफाइन करोगे, उसके बाद कुछ एक्शन लोगे, है ना। अचानक से एक्शन नहीं ले सकते। बट अभी इसमें होता यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मैनेजर जो है गलत सवाल का जवाब दे देगा इंस्टेड ऑफ द कोर प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है उसकी क्लियर डेफिनेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही जवाब तभी मिलेगा जब आपका सवाल सही होगा। ठीक है ना। अगर आप गलत सवाल का जवाब दे के आ जाओगे तो पेपर में आपको 0 मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब जब आपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया है तब आपको उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कि जिसमें आपको पूरा अच्छे से देखना है क्या प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। क्लासिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। आप पूरा ये डिसाइड कर पाओ कि कौन डिसीजन लेगा। आपको डिसीजन लेते हुए किससे कंसल्टेशन लेनी है। अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो जो इफेक्टिवनेस है डिसीजन की वो आपको मिल नहीं पाएगी। तो जो प्रॉब्लम है उसको आपको अच्छे से क्लासीफाई करना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, डिसीजन का क्या नेचर है, वो स्ट्रेटेजिक है या रूटीन है। अब ये वाला डिसीजन मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, अब ये मत कहना कि आपने नहीं देखी थी वीडियो, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है इसमें कि डिसीजन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी फंक्शंस पर। तीसरा, डिसीजन का फ्यूचर में क्या आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ, डिसीजन की क्या पीरियोडिसिटी है, कितना टाइम के लिए है वगैरह, ऐसी चीज़ होती हैं। और फिफ्थ है जो लिमिटिंग या फिर स्ट्रेटेजिक फैक्टर होते हैं जो डिसीजन से रेलिवेंट हो। तो ये हो गया आपका एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत होती है किसी प्रॉब्लम को क्लासीफाई करने के लिए। सो जब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी अच्छे तरीके से तो क्लासिफिकेशन जो है ना वो मिसलीडिंग होगी। तो इसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है डिसीजन की क्वालिटी पर। अगर आप एनालाइज करते हो बिना फैक्ट्स के, वो बिल्कुल उस बराबर है कि अगर आप एक हाईवे पे खड़े हो, आपके सामने 4 रास्ते निकल रहे हैं, आप बिना साइन बोर्ड देखे तुक्का मारो कि भैया ये रास्ता मेरे को अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा, बिल्कुल उसी के बराबर होती है। तो इसलिए आपको सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में। अब भैया ये कहना गलत नहीं होगा कि डिसीजन उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन पे वो बेस्ड होता है। अब जो कलेक्शन है आपके फैक्ट्स की, फिगर्स की, उसमें आपको कुछ डिसीजन लेना होता है। मैनेजर को उसको डिसाइड करना है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन वो ऑब्टेन कर सकता है। इंफॉर्मेशन गैदर करने से पहले उसको पूरा अच्छे से क्लियर रहना चाहिए कि कितना समय और कितना पैसा वो खर्च कर सकता है इंफॉर्मेशन गैदर करने में, वही इंफॉर्मेशन जिसकी उसको ज़रूरत है। ठीक है ना। तो उसको मतलब सारी चीज़ें अच्छे अच्छे से देखनी होती है। वो तो देखना होता है कि क्या फैक्ट्स हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, जो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से भी देखना है, उसके रिलेशन में क्या क्या फैक्ट्स होंगे वो सारे आपको उठा करके लेके आने हैं। तो भाई बंदे को पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं और उसी के बेसिस पर उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए ताकि वो कंपेयर कर सके ऑल्टरनेटिव्स को। तो बिना कहे ये बात वही है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सफिशिएंट नहीं होता, मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कैसे करना है। फोर्थ है इसमें डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। अब भी भैया आपने डिफाइन कर दी, प्रॉब्लम एनालाइज भी कर ली, तो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगला स्टेप है अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को डेवलप करना। अभी भैया अगर आप ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं डेवलप करोगे तो मैनेजर जो है उसकी इमेजिनेशन लिमिटेड रह जाएगी। ऐसे बहुत रेयर होता है कि ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो किसी कोर्स ऑफ एक्शन में ना बैठ रहे हो, किसी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको ऑल्टरनेटिव्स ना मिले। कई बार क्या होता है कि मैनेजर को उसको लगता है कि भाई इस काम को करने का सिर्फ एक यही तरीका है। तो ऐसे केस में मैनेजर जो है हो सकता है कि उसने ढंग से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे ना हो, वो अपना मतलब फोर्स ने नहीं किया हो अपने आप को कि भाई आइए और ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। तो जब तक वो ये नहीं करेगा ना,
तो बेस्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए ये एक चीज़ आती है इसमें यार, प्लानिंग का की प्रिंसिपल आता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हर डिसीजन प्रॉब्लम में ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। इफेक्टिव प्लानिंग तभी होती है जब आप ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से देखते हो जो आपको गोल्स की तरफ लेके जाते हैं। फिफ्थ स्टेप इसमें रहता है रिव्यू ऑफ की फैक्टर्स। ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हुए जो लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल है उसका आपको ध्यान रखना होता है। लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको डिज़ायर्ड गोल्स अकॉम्प्लिश करने में एक ना बीच में खड़ा होता है। मतलब बेसिकली देखो ये एक की फैक्टर है डिसीजन मेकिंग का। अगर ऐसे फैक्टर्स को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हो तो मैनेजर जो है वो अपनी ऑल्टरनेटिव्स की जो रिसर्च है उसको कन्फाइन कर सकता है। ऐसी रिसर्च रखेगा वो ऑल्टरनेटिव्स जो लिमिटिंग फैक्टर्स को ओवरकम कर सकते हैं। सिचुएशन कैसी होती है और उस पर डिपेंड करता है कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स है हो सकता है वो इनएडिक्वेट फंड्स हो कि आपके पास पूरा पैसा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज हो गई है, मशीन्स पुरानी है, मार्केटिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं। सिक्स्थ इसमें होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब ये फाइनल चॉइस जब आपको करनी है बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तो आपको सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को देखना होता है। बहुत तरीके होते हैं ऑल्टरनेटिव्स को देखने के। सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका होता है इंट्यूशन, कि भैया उस समय जो आपको इंट्यूशन आ रही है कि हाँ भैया ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आप इसको चूज़ कर लोगे। इसमें बस इनहेरेंट डेंजर यही होता है कि मैनेजर की जो इंट्यूशन है वो कई बार गलत निकल जाती है। दूसरा वे है आपका हर कॉन्सिक्वेंस का, आपके जितने भी तरीके हैं उन सबको एक दूसरे से कंपेयर करो, उनके पूरा अच्छे से देखो कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। जो पीटर ड्रुकर है उन्होंने 4 क्राइटेरिया बताए हैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हुए आपको जो रखना चाहिए दिमाग में। 4 पॉइंट्स हैं। पहला है रिस्क। मैनेजर को देखना चाहिए कि हर एक्शन में आपको कितना रिस्क देखने को मिल रहा है और अगर आप उसको अगेंस्ट कितना आपको गेन मिल रहा है। फैक्ट्स की बेसिस पे देखा जाए तो रिस्क जो होता है हर सिचुएशन में होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि रिस्क कम ज़्यादा हो रहा है। बी इकोनॉमी ऑफ एफर्ट। हर जो भैया जो मैनेजर है वो सबसे बढ़िया तब होगा जब वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगा कि अपने रिजल्ट्स को अचीव किया जा सके विद मिनिमम एफर्ट्स। जो डिसीजन है उसे आपको चूज़ करना है जो आपको पैसा और समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे, मैक्सिमम पॉसिबल इकोनॉमी मिले। थर्ड होता है इसमें सिचुएशन और टाइमिंग। जो आपको कोर्स ऑफ एक्शन जो चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन में अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है तब वो लोगे जो ऑर्गेनाइजेशन में अलार्म कर देगा कि भैया कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब अगर आपको लॉन्ग या कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए तो आप स्लो स्टार्ट गैदर्स मोमेंटम अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर अर्जेंट है तो फटाफट करो, अगर आपको लॉन्ग और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए तो धीरे 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 शुरू करो। डी है इसमें लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करते हुए जो प्राइमरी अटेंशन है वो उन फैक्टर्स को दी जानी चाहिए जो लिमिटिंग है या स्ट्रेटेजिक है डिसीजन से रिलेटेड। अभी जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको आपको डिस्कवर करना है। ये ना बेसिक सिलेक्शन होती है मतलब ऑल्टरनेटिव्स के टाइम पे, और प्लानिंग डिसीजन मेकिंग सबका पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेक्टिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव। 7th और आखिरी स्टेप होता है इसमें इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। जब आपको ऑल्टरनेटिव जब आप चूज़ करोगे उसका कोई पर्पस नहीं है अगर आप उसे प्रैक्टिस में नहीं डालो, उसे इम्प्लीमेंट ना करो। जो मैनेजर है वो सिर्फ डिसीजन लेने से उसका लेने देना नहीं होता बट उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। उसे इंश्योर करना है कि जो सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के लिए। मेन प्रॉब्लम जो मैनेजर के साथ ये होती है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे कि सबऑर्डिनेट्स रेजिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हमें ये चेंज नहीं करना, जिनका इफेक्ट पड़ता है डिसीजन पे, डिसीजन का इफेक्ट पड़ता है जिन पे। अगर मैनेजर जो है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम नहीं कर पाता है तो उसने जितनी एनर्जी, जितने एफर्ट, जितना टाइम लगाया है डिसीजन मेकिंग में सारा बर्बाद हो जाएगा। तो डिसीजन को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैनेजर लोगों को अच्छे से समझाए कि भैया क्या डिसीजन में है, क्या उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस वो फॉलो किया जाना चाहिए ताकि सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर में चेंज लाया जा सके। अचानक से चेंज नहीं लाया जा सकता है। तो आप ना पूरे रिजल्ट्स वगैरह देखो डिसीजन को प्रैक्टिस में डालने के बाद, और कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली बात देखो, अगर डिसीजन बढ़िया है तो भाई सबको पता रहेगा कि उन्हें क्या करना है अगर ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम आती है तो। अगर डिसीजन बुरा होता है तो सबको पता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। तीसरी बात कि अगर डिसीजन बुरा है और उसको आप पूरा फॉलोअप रख रहे हो उसका, तो हो सकता है आप कुछ करेक्टिव एक्शन अभी भी ले पाओ, अपनी गलती को सुधार पाओ। तो प्रॉपर फॉलोअप अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट है उनको पूरा एफिशिएंट सिस्टम बनाना चाहिए फीडबैक इन्फॉर्मेशन का। भैया फीडबैक उनको मिले, उसके बेसिस पे ही तो वो अगला बनाएंगे।
ठीक है ना। तो ताकि वो फ्यूचर में ना अच्छे से बढ़िया डिसीजंस ले सके या फिर इसी समय करेक्टिव मेजर्स ले सके। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब दूसरा पॉइंट है रैशनैलिटी इन डीएम। डीएम मतलब डिसीजन मेकिंग। अब जो मैनेजर है वो डिसीजन इंट्यूशन से ले सकता है, ज़रूरी नहीं होगा सारे ऑल्टरनेटिव्स को ना अच्छे से इवैल्यूएट करे। तो प्रैक्टिकली हर इंसान इस तरीके से डिसीजन लेता है, क्यों? क्योंकि उसे कभी कभी लगता है कि भैया ये ना सबसे बढ़िया तरीका होगा। इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होता और कोई इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि क्यों वो ये चीज़ एक फील कर रहा है, क्यों उसको लगता है कि भाई ये बेहतर तरीका है। साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि भैया और भी बहुत फोर्सेस होते हैं, सिर्फ रीज़न नहीं होता, हर चीज़ के पीछे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो उसके इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे डिसीजन को शेप देते हैं। तो जो डिसीजन है जो इंट्यूशन पे बेस्ड होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, और जो बिना ना पूरा आपको एफर्ट नहीं लगते हैं उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप नहीं देखते हो। दूसरी तरफ ऐसे डिसीजन जिसमें आपको पूरा एनालिसिस रहता है रीजनिंग का, आप कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हो, ऑल्टरनेटिव्स को देखते हो, इस डिसीजन को ऑब्जेक्टिव या रैशनल डिसीजन कहा जाता है। ठीक है। अब तो यही बात आती है कि रैशनल डिसीजन है क्या। तो भैया ये रैशनल आपको पहले समझना चाहिए। रैशनैलिटी इज द एबिलिटी टू फॉलो अ सिस्टमैटिक लॉजिकल एंड थॉरो अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सिस्टमैटिक लॉजिकल और थॉरो अप्रोच फॉलो अगर कर पाते हो वो रैशनैलिटी है। ठीक है, अगर आप कर पाते हो तो। अगर एक डिसीजन जो है पूरा एनालाइज करके आप लेते हो, रीजनिंग से लेते हो, तो उसको आप ऑब्जेक्टिव या रैशनल डिसीजन कहोगे। तो जो ग्रॉस ने 3 डायमेंशन बताए हैं जो रैशनैलिटी को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं। पहला कि किस एक्सटेंट तक वो ह्यूमन इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा आपका जो एक्शन है। दूसरा फीजिबिलिटी क्या है। तीसरा कंसिस्टेंसी। ये उन्होंने 3 बताए हैं। अभी हम देखेंगे रैशनल इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले फटाक से बात करते हैं रैशनल इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्लासिकल मैनेजमेंट थिंकर्स है उन्होंने ये कहा है कि डिसीजन जो है रैशनल होने चाहिए। भैया पूरा इकोनॉमिक मैन होगा, भैया अच्छे से सारी चीज़ें देखेगा, समझेगा, ऑब्वियसली वो बढ़िया सा वो ऐसा कुछ डिसीजन लेकर है जिससे एडवांटेजेस मैक्सिमाइज हो जाए। इसमें क्या क्या एजम्पशंस होती हैं। पहली, डिसीजन मेकिंग जो है वो इकोनॉमिक गेन्स मैक्सिमाइज करने के लिए होती हैं। दूसरा, वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होता है, रैशनल होता है और उसके इमोशंस से अनइन्फ्लुएंस्ड होता है। तीसरा, वो प्रॉब्लम को क्लियरली और प्रिसाइजली आइडेंटिफाई करे। फोर्थ, कि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, उसको वो इवेल्युएट कर पाए अच्छे से और देख पाए कि कौन सा सबसे बढ़िया है। फिफ्थ पॉइंट, कि उसको पूरी कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करने के लिए। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं। और जो रैशनल इकोनॉमिक मॉडल है वो प्रिस्क्रिप्टिव है, वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे डिसीजन मेकिंग बिहेव करना चाहिए। बट परफेक्ट रैशनैलिटी जो है एक नॉर्म है, इसको आप एम नहीं कर सकते हो। असल लाइफ में ना जो डिसीजन मेकर है कंप्लीटली रैशनल हो ही नहीं सकते हैं। आपको कई सारे कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बिहेवियर जो कंटिजेंट है, तो मतलब पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मैनेजर जो है वो रैशनल डिसीजन मेकर्स हो ही नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की। असल ज़िंदगी में जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं जिसमें वो कॉम्बिनेशन लेते हैं इंट्यूशन का भी और रैशनल थिंकिंग का भी। जो मैनेजर है अगर वो ना इंट्यूशन पे डिपेंड करता है तो सब्जेक्टिव ज़्यादा है, और ऐसा जो लॉजिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। तो इसीलिए जो हर्बर्ट साइमन है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी बताया है। ठीक है, अब जो कॉजेज ऑफ बाउंड रैशनैलिटी की बात करते हैं। जो मैनेजर्स हैं वो परफेक्ट रैशनल डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है जो इंडिविजुअल है वो प्रॉब्लम को अच्छे से स्टडी नहीं करता, एनालाइज नहीं करता। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसको कोई पर्सनल बायस हो, उसका एटीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस हो। दूसरा पॉइंट, जो इंडिविजुअल है उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होती ऑल्टरनेटिव्स की और उनके कॉन्सिक्वेंसेस की। तीसरा पॉइंट, जो इंडिविजुअल है वो जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अपनी तरह से रिप्रेजेंट करता है, इंटरप्रेट करता है। वो कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लेगा जो उसे लगता है कि हाँ भाई गोल्स को इफेक्टिवली मीट करेगा। फोर्थ है, जो इंडिविजुअल है वो बेस्ट सोल्यूशन के लिए नहीं ढूंढता है, बस ये ढूंढता है कि वो गुड इनफ हो, जो बोला ठीक है बस काम चलाओ, ना सेटिस्फैक्टरी उसे मिल जाए, ना कि ऑप्टिमम डिसीजन। फिफ्थ इसमें है डिसीजन मेकिंग सिचुएशन जो है उसमें मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं जो सारे मैक्सिमाइज नहीं किए जा सकते हैं एक ही बारी में। जो गोल्स हैं वो कन्फ्लिक्टिंग नेचर के भी हो सकते हैं। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट इसमें जो इफेक्टिवनेस है डिसीजन की वो डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे जो डिसीजन मेकर्स के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज है ऐसे अल्टरनेटिव्स के उनको आप अच्छे से एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट तो भैया है अनसर्टेन।
ये हो गए 6 पॉइंट्स। जो रैशनैलिटी है इंडिविजुअल्स की वो जनरली इन लिमिटेशंस की वजह से अफेक्ट होती है। जो कंसेप्ट है बाउंडेड रैशनैलिटी को एक्सप्लेन करता है लोगों का बिहेवियर असल में प्रैक्टिस में। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन है वो ना सेटिस्फाइंग देखता है डिसीजन, ऑप्टिमल डिसीजन नहीं देखता जो कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बस सेटिस्फैक्ट्री है। वैसे डिसीजन लेता है जो अच्छे हैं, मतलब गुड इनफ है और उनकी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं, एफर्ट टाइम मनी सारा कुछ ठीक से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ना हर इंसान पूरी नॉलेज नहीं रख सकता, इन्फॉर्मेशन नहीं रख सकता, उसकी जो कैपेसिटी है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। जो ट्रेडिशनल थ्योरी है कंप्लीट रैशनल और इकोनॉमिक मैन की वो असल ज़िंदगी में प्रैक्टिस में नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। जो रैशनैलिटी है उसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कॉन्सिक्वेंसेस की जो होने वाला है आगे, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। जो रैशनैलिटी है उसमें आपको ना पूरी चॉइस होनी चाहिए जितने आपके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट हर इंडिविजुअल की कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो सारे पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है आइडेंटिफाई ना कर पाए। और कई बार जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फ्यूचर से रिलेटेड होती है और उसमें कुछ इमेजिनेशन की आपको ज़रूरत होती है। तो जो है बंदा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिवली इमेजिन कर पाए, क्यों? क्योंकि उसका मतलब दिमाग सबका अलग अलग तरीके से चलता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि इंसान कंप्लीटली रैशनल नहीं हो सकता। तो साइमन ने जैसा कहा है कि इंसान जो है वो बाउंडेड रैशनैलिटी से बंधा हुआ है, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कंप्लीट रैशनैलिटी नहीं कर सकता है वो, तो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है उसकी। तो ये जो साइमन का पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी रियलिस्टिक है और एक्चुअल में डिसीजन मेकर्स उसका जो बिहेवियर है उसको समझने में सहायता करता है। ये ना बुरा जो पुरानी आपकी थ्योरी है उसको कंप्लीट रैशनल मैन की उसको मॉडिफाई करता है। तो भाई ये था हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। अगली वीडियो आने वाली है जिसमें हम टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखेंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। तो फिलहाल की तो मिनट इतना ही। अगर और आपको थैंक्स का बटन दिखता है ना नीचे, तो आप मुझे सपोर्ट करना चाहो वहाँ से कर सकते हो, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी दिखने लगेगा। वीडियो पसंद आई उसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फायदा सबको होना चाहिए इसलिए शेयर जरूर कर देना। मैं हूं था अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।